हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो ठीक है सभी को। एक बार चेक कर लो अपने अपने पास में। अगर आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। एक बड़ा ही अच्छा जो टॉपिक है आज आप सभी को कवर कराया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। बीएफएम का यूनिट नंबर 21 है ये, है ना। बीएफएम के यूनिट नंबर 21 है। एंड अभी हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है मॉड्यूल सी। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को मॉड्यूल ए की क्लासेस के क्वेश्चंस करा रहा था, है ना। मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे थे, उसके बाद में मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई गई, और अब हम आ गए हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी के बाद में फिर मॉड्यूल डी की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो दोनों लेवल पर जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को मिलते जा रहे हैं, एंड इन क्वेश्चंस का भरपूर यूटिलाइजेशन करें। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप तक यहां पर पहुंचे, एंड सारे क्वेश्चंस का जो बेनिफिट है आपको यहां पर मिले। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग। एंड पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, और वो है कि हम बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं, बीएफएम की पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर 9 पीएम पर। और 9 पीएम पर जो पेड क्लास आपको प्रोवाइड की गई है उसमें आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वही यही सेम टॉपिक है। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की हुई है तो 100% आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा इस क्लास का। ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसी के साथ में आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो जिनके पास में ये क्लासेस नहीं है, ये क्लासेस मिल रही हैं कहां पर? सीआईबी के महापैक, जो सीआईबी का महापैक 2.0 है उसमें ये क्लासेस यहां पर मिल जाएंगी। तो इन क्लासेस का फायदा जरूर उठाइए, इन क्लासेस का बेनिफिट जरूर उठाइए, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर लेवल की हो और अच्छे लेवल की हो। यहां पर केस स्टडीज की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, हर चीज की जो प्रिपरेशन है आपको करवाई जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। और ये एफडीआई और एफआईआई के बारे में आज हमने काफी, है ना, काफी डिस्कशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? इंडिया में जो भी यहां पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर मोस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसके बारे में बताएगा। तो ए बी सी डी हमारे पास में चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। देखिए इन चारों में से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो करेक्ट आंसर के बारे में बताएगा, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली यहां पर डिस्क्राइब करेगी। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसमें एफडीआई वही कहलाएगा जहां पर 10% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहां पर पेड अप इक्विटी कैपिटल में, है ना। पोस्ट इशू, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है, जब किसी कंपनी के द्वारा अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है, और वो कंपनी कैसी है? अगर वो कंपनी अब लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी रखी जाती है यहां पर, तो ऐसे केस में दैट विल बी नोन एज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा कोई भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? रोक लगा के रखी हुई है, उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, दैट इज। चलिए चेक कर लीजिए, ऑडियो वीडियो आई थिंक सभी को ठीक होगा, है ना। ऑडियो वीडियो सही होगा, आप सभी को चेक कर लेना है अपने पास एक बार। ऑडियो वीडियो ठीक है, तो यहां पर हम किसके ऊपर टिक करेंगे? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एंड उसके बाद में जो ओसीआई है, कैन इन्वेस्ट इन चिट फंड्स, वो यहां पर चिट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड का आंसर अभी मैंने बताया था आपको, सेकंड का जो आंसर है वो है सी,
ए पर्सन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2014। तो सेबी की तरफ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2014 इशू किया गया है यहां पर। एंड इसके तहत जो भी फॉरेन कंट्री का पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा, जो पर्सन यहां पर रजिस्टर्ड रहेगा, वो पर्सन यहां पर कहलाएगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की कैटेगरी में यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टिक किया है किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सी के ऊपर टिक कर दिया है। सी हमारा करेक्ट आंसर है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इन्वेस्ट इन सेक्टर एक्टिविटीज इन इंडिया। अगर कोई एंटिटी है ना, कोई भी एंटिटी या कोई भी सिटीजन अगर पाकिस्तान से बिलोंग करता है और वो इंडिया में किसी सेक्टर या एक्टिविटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है यहां पर, उसके लिए क्या प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा? अगर हम उसके लिए प्रोविजंस की बात करते हैं तो उसके लिए यहां पर जो प्रोविजंस हैं वो क्या एप्लीकेबल रहेंगे? तो ए बी सी डी में से यहां पर टिक कीजिए, बताइए इसमें से हम कहां पर टिक करें? ए बी सी डी। तो अगर कोई सिटीजन पाकिस्तान से बिलोंग करता है या कोई एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान है, तो उसे यहां पर पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है ना। अगर यहां पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान सिटीजन है या एंटिटी है उनको डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड सेक्टर एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें उनको अलाउ नहीं किया जाता है ना, इसमें उनको अलाउ है ही नहीं, उनको ऊपर तो रोक लगा के रखी हुई है यहां पर। तो यहां पर हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन जीडीआर एंड एडीआर इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड सोलिसिटेशन। एडीआर और जीडीआर के बीच में अंतर क्या है यहां पर? जीडीआर है ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट और एडीआर है यहां पर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है यहां पर? यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, देखो एडीआर क्या करता है और जीडीआर क्या करता है, इनके नाम से भी आप पहचान सकते हैं, है ना, इनके नाम से भी आप पहचान सकते हैं यहां पर। तो जो जीडीआर है, ठीक है, दैट कैन बी सोलिसिटेड ग्लोबली, है ना, ये यहां पर जो ग्लोबली है वो ट्रेड करेगा ग्लोबल मार्केट में। और जो एडीआर है, वियर एज एडीआर कैन बी सोलिसिटेड ओनली फॉर द यूएस, वो ओनली जो यूएस मार्केट है वहीं पर ये ट्रेड करेगा यहां पर। एंड अगर हम यूएस की बात करते हैं यहां पर, तो यूएस में विद यूएस गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो यूएस के जो यहां पर गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करेगा। और जो यहां पर गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। गैप क्या है यहां पर? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं यहां पर, जो है ना, जो यहां पर इश्यू किए गए हैं, जो अडॉप्टेड हैं बाय द यूएस सिक्योरिटी एंड जो एक्सचेंज कमीशन है यहां पर। जैसे हमारे यहां पर सेबी है, वैसे ही यूएस के अंदर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसकी तरफ से ये यहां पर अडॉप्टेड है। तो जनरली एक्सेप्टेड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको यहां पर फॉलो किया जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यहां पर? रिगार्डिंग द लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी स्कीम इन ऑपरेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडीआर जीडीआर, विच स्टेटमेंट एक्यूरेट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगी अगर हम एडीआर और जीडीआर की बात करें तो? अगर एडीआर और जीडीआर का डिस्कशन हो तो उसको लेकर बताओ यहां पर, इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक किया जाए? इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें हम लोग? ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ते जाएं और जो आंसर है वो अपना शेयर करते हुए चलें। ए बी सी डी में से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा?
तो अगर हम एडीआर और जीडीआर की बात करते हैं तो उसके रीइश्यूएंस के जो रीइश्यूएंस है उसको यहां पर रिस्ट्रिक्टेड करके रखा हुआ है ना। अगर किसी ने एडीआर और जीडीआर को यहां पर रिडीम करा लिया है ना, इनटू अंडरलाइंग शेयर्स यहां पर, तो अगर वो उसको यहां पर है ना सब्सिक्वेंटली बोट बैक फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट में उसने उसको वापस खरीद लिया यहां पर, और अगर वो दोबारा से यहां पर बोलना है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो मैंने उसको शेयर्स में कन्वर्जन करवा लिया है उसको वापस एडीआर जीडीआर में कन्वर्जन कर दो, तो वापस से एडीआर जीडीआर में उसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहां पर आंसर हमारा ए रहेगा, ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ आईडीआर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब यहां पर आईडीआर को इश्यू किया जाएगा, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट को इश्यू करेंगे, तो उसको लेकर इनमें से इसके बारे में, आईडीआर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं एडवांस लेवल के, तो इसके बारे में हम क्लास में कल डिस्कशन करेंगे। तो कल बीएफएम की जो पेड क्लास है वो आपको प्रोवाइड करेंगे 9 PM पर, है ना, वहां पर डिटेल में बात करेंगे, है ना, ये आईडीआर क्या है। तो आज हमने एडीआर जीडीआर को लेकर बात की है, तो आईडीआर की जो खासियत है वो कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जिनके पास में सीआईबी का महापैक है वो इन क्लासेस को 9 PM पर देख सकते हैं। सीआईबी के महापैक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके आप भी इन क्लासेस को देखिए। जिनके पास में महापैक नहीं है, आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगने लगेंगे, एकदम ईजी लगने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस, आईडीआर का आइडिया है आपको, है ना, आइडिया है। आईडीआर मस्ट बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस। जो आईडीआर का डिनोमिनेशन है इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, इसका डिनोमिनेशन किस में होगा, यहां पर इंडियन रुपीस में होगा। जब फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी इंडियन मार्केट में आकर, है ना, अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करती है इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर, एंड दीज आर प्रोसीड फ्रॉम देयर इश्यू शुड बी रिटेन इन इंडिया। तो उनका जो इश्यू है, ठीक है, उसको यहां पर इंडिया में रिटेन करके रखा जाएगा, उसको इंडिया में रिटेन करके रखेंगे यहां पर। तो आंसर बी होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे हम लोग। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कंसर्निंग द ट्रांसफर एंड फंजिबिलिटी ऑफ आईडीआर, which statement accurately captures the regulation on the redemption of IDR into underlying equity shares। अगर आईडीआर को अंडरलाइंग इक्विटी शेयर में रिडीम किया जाता है तो उसको लेकर यहां पर, है ना, जो रेगुलेशन है उसके रेगुलेशन के ऊपर कौन सा जो पॉइंट है वो सही बैठता है। एबीसीडी में से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, जो हमारे आंसर को बताएगा यहां पर करेक्ट है। तो भाई यहां पर जो आईडीआर है, कैन नॉट बी रिडीम इनटू अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स। आईडीआर को अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स में यहां पर रिडीम नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट में इनको इशू किया गया है, जिस डेट में जारी किया गया है, वहां से कम 1 साल तक होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, है ना, 1 साल तक होल्ड करके रखने की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी यहां पर। तो सी, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द करेंसी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इन फॉरेन करेंसी एंड ईसीबी इन इंडियन रुपीस। जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे ईसीबी के बारे में है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में बताना है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में, अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो इसको ईसीबी एफसी कहते हैं, और ईसीबी आईएनआर है यहां पर इंडियन रुपीस। तो ईसीबी फॉरेन करेंसी में भी यहां पर रेज कर सकते हैं फंड, और ईसीबी में इंडियन रुपीस में भी फंड रेज किया जा सकता है। तो जो ईसीबी है, फॉरेन करेंसी शुड बी एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में रेज कर सकते हैं, और जो ईसीबी है इंडियन रुपीस शुड बी स्पेशली इन इंडियन रुपीस। ईसीबी इंडियन रुपीस में फंड रेज करेंगे, और जो ईसीबी फॉरेन करेंसी है, जो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी है, उसमें फंड रेज किया जा सकता है। कौन सा आंसर है, सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आज का आखिरी क्वेश्चन कौन सा है, आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह आ रहा है। Which of the following entities is not mentioned as eligible to raise ECB in Indian rupees? इनमें से कौन सा है जो ECB के थ्रू, है ना, ECB के थ्रू यहां पर जो ECB इन इंडियन रुपीस में रेज नहीं कर सकता। तो पोर्ट ट्रस्ट आ जाएंगे, यूनिट इन एससीजेड, एससीजेड होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर यहां पर जो कोऑपरेटिव्स हैं यहां पर, इनमें से कौन है। तो इसमें रजिस्टर्ड एग्रीकल्चरल
जो कॉपरेटिव्स हैं, है ना, दे कैन नॉट रेज फंड, ये फंड रेज यहां पर नहीं कर सकते। तो ये है यहां पर कुछ 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। और भी क्वेश्चन है इसके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। तो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं बीएफएम की, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और नाउ डेज हमने आपके लिए शुरू किया हुआ है मॉड्यूल सी। अभी हम लगातार आपको मॉड्यूल सी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आवाज मेरे पास भी आ गई, चलो। तो यहां पर मॉड्यूल सी की हम लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मॉड्यूल सी की हम तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 21। तो यूनिट नंबर 21 के कुछ क्वेश्चंस हमने यस्टरडे डिस्कस किए थे, कुछ मैंने प्रैक्टिस आपको यस्टरडे कराई थी यूनिट नंबर 21 की। तो आज और क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट के, एंड उसके बाद में टुमारो हम यूनिट नंबर 22 लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एंड मैं अगेन बता देता हूं आपको। अगर आपके पास में बी है ना, अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.0 है, अगर आप सभी के पास में JAIIB का महापैक 2.0 है, तो इस महापैक में आप इन क्लासेस को डेली बेसिस पर ज्वाइन कर सकते हैं 9 PM पर। तो आप में से जिन्होंने CIB का महापैक है ना, JIB का महापैक अलग है, CIB का अलग है, तो CIB के महापैक 2.0 में इन क्लासेस को 9 PM पर देख सकते हैं। अगर आपके पास CIB का महापैक है तो उसमें आप में से जिन्होंने 9 PM पर BFM की क्लास अगर अटेंड की है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मैच करेंगे। जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझा है, पढ़ा है, उसके साथ में ये डायरेक्टली मैच करने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लेंडर फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए इनमें से कौन एज ए लेंडर के तौर पर काम करेगा? एज ए लेंडर के तौर पर कौन होगा इसमें से? तो ओनली मेंबर्स ऑफ FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैं, उसके मेंबर, या IOSCO कंप्लाइंट जो कंट्रीज हैं, कैन बी रिकॉग्नाइज लेंडर्स। बी कहता है यहां पर। अच्छा,
आंसर विजिबल ही हो गया है। चलो फिर तो हम आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली, है ना, कहीं कहीं पर ये सामने आ जाता है। फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स कैन एक्ट एज ए रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। जो फॉरेन ब्रांच हैं या सब्सिडरीज हैं इंडियन बैंक की, वो यहां पर एज ए रिकॉग्नाइज्ड लेंडर के तौर पर एक्ट कर सकती हैं फॉर बोथ एफसीवाई, ईसीबी एंड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज। अच्छा, ये जो ए है ये रोंग क्यों हो गया, ए गलत क्यों हो गया? तो ए इसलिए रोंग हो गया यहां पर क्योंकि यहां पर ओनली लिखा हुआ है, ये ओनली मेंशन होने की वजह से ये रोंग हो गया। अदरवाइज ऐसा नहीं है। ईसीबी के थ्रू फंड रेज करने के लिए जिस भी फॉरेन कंट्री के लेंडर से फंड रेज किया जा रहा है वो यहां पर क्या होना चाहिए, वो यहां पर एफएटीएफ या आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री से बिलोंग करना चाहिए, उस कंट्री से वो रिलेटेड होना चाहिए, यहां पर उसी से फंड रेज कर सकते हैं और किसी से परमिशन यहां पर नहीं होगी। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कैप्चर्स द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMAP फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ईसीबी। तो ईसीबी को लेकर यहां पर जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है ईसीबी में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर बिल्कुल सही मैच कर रही है ना? हमने किसी कैटेगरी का नाम मेंशन नहीं किया क्योंकि कैटेगरी का नाम मेंशन कर देते फिर तो वो डायरेक्टली मैच कर जाता है। यहां पर स्टेटमेंट को पढ़ के समझना होगा आपको कि कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर एकदम एक्यूरेट होगी, जो एकदम सही होगी। तो ईसीबी रेज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू $50 मिलियन और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर MAMAP इज द 10 ईयर्स। तो यहां पर जो MAMP है वो 10 साल हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो रॉन्ग है क्योंकि यहां पर तो MAMP कितना हो सकता है, वो हो सकता है 1 ईयर का, 1 साल का है। यहां पर जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है इसमें 1 ईयर के लिए होगा, यहां पर 10 साल लिखा हुआ गलत है। दूसरा, ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर MAMP इज 7 ईयर्स। यहां पर MAMP कितना होगा, 7 साल का होगा। उसके बाद में ईसीबी रेज फॉर फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन MAMP इज 1 ईयर्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना, ये भी गलत है। यहां पर 1 ईयर भी यहां पर रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है ना, बी बचा हुआ है, बी के ऊपर मैंने कट नहीं लगाया, और डी बचा हुआ है। फॉर ईसीबी रेज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बाय NBFC MAMP इज 5 ईयर, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर किसकी, NBFC की बात कर रहे हैं कि NBFC के द्वारा है। NBFC का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑन लैंडिंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यहां पर ऑन लैंडिंग करेगा NBFC। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है और वो कौन सा है, बी। ईसीबी रेज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वहां पर जो MAMP है वो 7 ईयर्स का रहेगा, 7 साल का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द नेगेटिव लिस्ट फॉर द एंड यूज ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। इनमें से कौन सा है जो यहां पर नेगेटिव लिस्ट का पार्ट नहीं होगा, जो नेगेटिव लिस्ट में यहां पर नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, दूसरा रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, एक्विजिशन ऑफ रियल एस्टेट फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। तो ईसीबी की जो नेगेटिव लिस्ट है इनमें से कौन सा है जो उसका पार्ट नहीं है? ओके, तो यहां पर अगर जो रियल स्टेट एक्वायर की जा रही है इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्सपेंशन के लिए अगर यहां पर कोई प्रॉपर्टीज या कोई लैंड वगैरह एक्वायर किया जा रहा है तो वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा। अदरवाइज यहां पर और सभी जो हैं वो नेगेटिव लिस्ट का पार्ट रहने वाले हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विद रिगार्ड टू हेजिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू ईसीबी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। अगर यहां पर हेजिंग करने की बात आती है ना, ईसीबी से रिलेटेड अगर यहां पर हेजिंग करनी है
तो हेजिंग के जो प्रोविजन है ईसीबी से रिलेट करेंगे तो उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी यहां पर? अच्छा, इसमें भी हमारा आंसर पहले से आ रहा है, डी के ऊपर टिक कर देंगे। ईसीबी बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू कवर बोथ प्रिंसिपल एंड कूपन, कूपन अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट, कूपन अमाउंट भी कह सकते हैं, अगर कूपन अमाउंट तो कूपन है और अगर इंटरेस्ट अमाउंट है तो इंटरेस्ट, बोथ आर एप्लीकेबल। तो यहां पर थ्रू दी फाइनेंशियल हेज, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का यूज करके उसकी हेजिंग की जा सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डे द लायबिलिटी इज क्रिएटेड, जिस डेट में लायबिलिटी क्रिएट हुई है उस डेट से यहां पर उस कॉर्पोरेट को हेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो करेंसी है वो क्या होती है, ठीक है, इंडियन रुपीज जो है वो फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट में उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, वैल्यू एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो जाती है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क है उसको यहां पर कवर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ एंड यूज ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है यहां पर, इनमें से कौन सा है, which of the following is not listed in the negative list for the end use of ECB proceeds। ECB के थ्रू जो भी फंडरेज आया है, ECB के थ्रू जो भी पैसा आया है यहां पर, और जब उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, जब उस पैसे का यूज करेंगे, तो इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, सी एक्विजिशन ऑफ रियल स्टेट फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, या यहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। तो यहां पर जो इंडस्ट्रीज है उसके एक्सपेंशन के लिए रियल स्टेट में जो पैसा लगाया जाएगा वो एंड यूज में नहीं आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। चलो आ जाते हैं हम लोग, ये भी करवा चुके हैं हम लोग, अभी कराया था ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग ईसीबी फ्रेमवर्क। अगर हम ईसीबी फ्रेमवर्क की बात करें तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है यहां पर? ECB liability या equity ratio for FCY denominated ECB from direct foreign equity holder can never exceed 7:1। 7:1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए यहां पर ECB फ्रेमवर्क के हिसाब से। जो यहां पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जैसे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो इन्वेस्ट कर सकती हैं FCCB या FCEB जो फाइनेंशियल करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, एज लॉन्ग एज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आर फॉलोड। फॉर ECB रेज्ड अंटिल 31 दिसंबर 2022, ऑटोमेटिक रूट लिमिट जो स्टैंड्स है वो इंक्रीज फ्रॉम 750 मिलियन टू 1 बिलियन USD। इश्यूएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी रिलेटिंग टू ECB by Indian banks, all India financial institution and NBFC is strictly prohibited। इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर ECB के फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है यहां पर? तो भाई किसकी बात करते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी। जो भी यहां पर ECB है, ECB से रिलेटेड क्या इंडियन बैंक्स कोई गारंटी, एनी टाइप की जो गारंटी है वो क्या इशू कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो गारंटी है जारी कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इश्यूएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी रिलेटिंग टू ECB बाय इंडियन बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC, है ना, उनके ऊपर रोक लगा के रखी हुई है, वो यहां पर इशू नहीं करेंगे, वो जारी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड है। इसके बारे में हम कल जो क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, BFM की जो क्लास आएगी आपके लिए 9 PM पर, उस क्लास में इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा, है ना, उस क्लास में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रेड क्रेडिट को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट तरीके से यहां पर डिस्क्राइब करती है, जो बेस्ट तरीके से बताती है? ABCD में से चारों ऑप्शन में से पढ़िए कौन सा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर, इनमें से कौन सा है? ABCD में से पिक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं,
और जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। ऐसे ना हो फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढें और क्वेश्चन आपको मिले ही ना। तो यहां पर जब हम ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं तो टीसी यानी ट्रेड क्रेडिट रेफर करता है यहां पर क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर, जो है ना ओवरसीज सप्लायर, बैंक और अदर रिकॉग्नाइज्ड लेंडर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स परमिसिबल अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई यहां पर इंपोर्टर है, वो गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है और फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ कोई सप्लायर या कोई बैंक या वहां पर कोई रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ने फाइनेंस कर दिया है उसी कंट्री में, आप माल खरीद लो, बाद में आप इसका पेमेंट यहां से भेज देना, बाद में यहां पर पेमेंट कर देना। लेकिन जो इंडिया की एफटीपी है यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग चेंज ऑफ करेंसी फॉर द ट्रेड क्रेडिट। अगर ट्रेड क्रेडिट के लिए यहां पर जो करेंसी है वो चेंज करनी है तो उसको लेकर कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर कौन से ऑप्शन के ऊपर हम लोग टिक करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट जो करेक्ट आंसर है हमारा मैच करे यहाँ, है ना, जो करेक्ट आंसर है वो मैच कर जाए। तो जब हम किसकी बात करेंगे, ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं, तो चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम आईएनआर टू एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इज नॉट परमिटेड, है ना। जब चेंज करने की बात आएगी करेंसी में तो आईएनआर से किसी एनी जो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के लिए परमिशन इसमें नहीं अवेल कराई जाएगी, इट इज नॉट परमिटेड। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइंस सेट बाय आरबीआई कंसर्निंग द इश्यू ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। अगर इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जैसे मसाला बॉन्ड्स जारी किए गए, जैसे मसाला बॉन्ड्स इंडिया से इशू किए गए फॉरेन कंट्री में, ठीक है, तो वो क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, यानी इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में बॉन्ड्स इशू किए गए और वहां से जो फंड रेज किया गया है वो इंडियन करेंसी में आईएनआर में फंड रेज किया गया है, यानी आई तो वहां से फॉरेन करेंसी लेकिन वो आईएनआर में कन्वर्जन हो गई और उनका जो भी हम हिसाब किताब रखेंगे, जो भी उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी वापस करेंगे वो आईएनआर में ही वापस करेंगे यहां पर। तो ऐसे केस में यहां पर कौन सा है, जो गाइडलाइंस है आरबीआई की वो क्या है, तो आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती है कि नो मोर देन 49% ऑफ एलिजिबल अमाउंट कैन बी इशूड इन फॉरेन करेंसी एंड इन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज एक्सक्लूडिंग आरडीबी इशूड फ्रॉम द लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो यहां पर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सी के ऊपर हम लोग टिक करेंगे। तो ये आरडीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर और उसके बाद में मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रेगुलेटरी प्रोविजंस डिस्क्राइब कंसर्निंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, रेगुलेटरी प्रोविजंस की बात करते हैं ईसीबी को लेकर, वो क्या है, इनमें से कौन से हैं जो एप्लीकेबल होंगे। ये टॉपिक हमने आप में से जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि ये टॉपिक कौन सा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बीएफएम की जो पेड क्लासेस चल रही हैं 9 PM पर बीएफएम की पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सीआईबी का महापैक है तो सीआईबी के महापैक में आप इन क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं, है ना। आज वाली क्लास भी देख सकते हैं और जो कल क्लास आएगी उसको भी देख सकते हैं, वहां पर ये टॉपिक डिस्कस किया, उसी से ये क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर बता दिया, 9 PM वाली क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर करा दी है, ठीक है। तो ईसीबी अप टू $750 मिलियन पर ईयर कम अंडर दी ऑटोमेटिक रूट, जो 750 मिलियन पर ईयर है वो ऑटोमेटिक रूट में आता है। एंड जो ऑल कॉस्ट है पैक्ड एट बेंचमार्क रेट प्लस 450 बेसिस पॉइंट, जो भी बेंचमार्क रेट है प्लस 450 बेसिस पॉइंट यानी 4.5% पर ईयर यहां पर जो कॉस्टिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी टू अनदर, तो एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी से
किसी दूसरी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में यहां पर कन्वर्जन किया जा सकता है, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? सी। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑफिसर्स अड्डा 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको बीएफएम की तैयारी करा रहे हैं, लगातार बीएफएम की प्रिपरेशन आपको करवाते जा रहे हैं। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, तो नई नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे, नई नई चीज़ें आपको मिलती चली जाएगी। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया है, जिस टॉपिक की आज शुरुआत की है, उसका नाम है फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। दिस इज यूनिट नंबर 22। अगर आप देखेंगे ये कौन सी है, ये यूनिट नंबर 22 है यहाँ पर, जिसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंड सीआईबी की जो पेड क्लासेस हैं, ठीक है, सीआईबी की जो पेड क्लासेस हैं वो हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेली आपको सीआईबी की जो पेड क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी 9 PM पर। ठीक है, 9 PM पर डेली आपको सीआईबी की पेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वहां पर एक टॉपिक हमने शुरू किया है फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, जिसमें आज हमारा जो डिस्कशन है वो हुआ है यहां पर सीआरआर और एसएलआर को लेकर। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर को लेकर, तो उसी से रिलेटेड आज जो हम क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपके पास सीआईबी का महापैक 2.0 है तो सीआईबी के महापैक 2.0 में इन क्लासेस को आप डेली बेसिस पर देख सकते हैं। जो सीआईबी का महापैक है उसमें ये क्लासेस डेली आपके पास पहुंच रही हैं 9 PM पर। उसके बाद 9 बजे वो क्लास अटेंड करने के बाद फिर इस क्लास को अटेंड करोगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या चल रहा है, आपको आइडिया रहेगा। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अलग बताता हूं, क्वेश्चंस अलग कराता हूं, है ना। मेरा ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन में एक साथ मिक्स नहीं करता। तो कॉन्सेप्ट हम वहां पर पेड क्लासेस में आपको कराते चले जाते हैं, और वहां पर भी क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर भी आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में हर टॉपिक के क्वेश्चंस है, लेकिन यहां पर एडिशनल क्वेश्चन जो आते हैं आपके लिए तो वो भी उसी से रिलेट करते हैं, सो दैट प्रैक्टिस बेहतर तरीके हो। तो सीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिनके पास में नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप एनरोलमेंट करके जो क्लासेस हैं वो इंस्टेंट बेसिस पर देखना शुरू कर दो। जो आज हमारा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक को लेकर वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, और बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम कहां टिक करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द सिस्टम एंड रिड्यूस द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, एंड जो सिस्टम में लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल भी करता है। ब्रॉड मनी होगा M3, मनी मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशो या करेंसी इन सर्कुलेशन। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर यहां पर फाइंड आउट कर सकें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर देख सकें। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। तो कैश रिजर्व रेशो, अभी हमने क्लास में डिस्कशन किया ही था, यहां पर ये पॉइंट अभी हमने क्लास में देखा था। यहां पर
तो कैश रिजर्व रेशियो का इस्तेमाल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीआरआर का यूज करता है यहां पर, जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ब्रॉड मनी और M3 एज इंडिकेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पर ब्रॉड मनी की बात करें, M3 की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो उसके बारे में डिफाइन करेगा, जो उसके बारे में बताएगा? ओनली करेंसी इन सर्कुलेशन, बी कहता है मनी स्पेंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, सी कहता है करेंसी इन सर्कुलेशन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स हैं यहां पर, डी कहता है कैश डिपॉजिटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो इसमें जो भी यहां पर करेंसी है सर्कुलेशन में, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स विल बी पार्ट ऑफ इट, है ना, वो सब इसका यहां पर पार्ट हो जाएंगे, उन सब चीजों को इसमें इंक्लूड कर लेंगे यहां पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप आंसर निकालते चले जाएंगे। वही है, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल लोगे। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 and amended in 2006, which statement correctly describe the description given to RBI regarding cash reserve ratio? तो CRR को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ऑप्शन ए कहता है RBI can set the CRR between a minimum of 3% and a maximum of 20% of banks demand and time deposit time liabilities DTL. बी कहता है RBI has the discretion to set CRR at any level without a defined floor or ceiling effective from April 2007. सी कहता है CRR has been fixed at 3% since RBI Act of 1934 without any changes. डी कहता है RBI is restricted to setting the CRR only within the prescribed range of 25% to 40% of DTL demand time liability. इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो जो RBI ने डिस्क्राइब किया है CRR को, तो वहां पर फ्लोर और सीलिंग दोनों को रिमूव कर दिया, है ना। CRR में अब यहां पर मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम नो लिमिट है, यहां पर CRR की मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, और CRR की अब यहां पर मैक्सिमम भी कोई लिमिट यहां पर नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को यहां पर रिमूव कर दिया गया है, यहां पर हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, What is the significance of statutory liquidity ratio SLR as per the section 24 of Banking Regulation Act 1949? अगर हम यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 24 में SLR के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है यहां पर? ABCD चारों ऑप्शन में से चुनिए, जो चार ऑप्शन है आपके पास में, इसमें से चूज कीजिए कौन सा है जो आपके करेक्ट आंसर को डिफाइन करेगा, जो आपके करेक्ट आंसर को बताएगा। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग? सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है यहां पर। चलिए, तो यहां पर ओनली SLR की डेफिनेशन बतानी है आपको, है ना। इसमें स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। तो SLR रिक्वायर बैंक टू मेंटेन एज प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ NDTL। तो NDTL जो भी बैंक की NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो भी कैलकुलेट होकर आ रही है, जिसके बारे में अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, NDTL का 18%, 18% बैंक अपने पास ही रखेगा यहां पर, ठीक है। बैंक अपने पास ही मेंटेन करेगा यहां पर लिक्विड एसेट्स में। बस इसको क्या करना है, लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करके रखना है। यहां पर जो भी NDTL होगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, है ना, अनअनकम्बर्ड अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऑफ ए बैंक फेसिंग डिस्ट्रेस ड्यू टू ए शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज लाइकली टू बी टेकन बाय RBI?
आरबीआई के द्वारा इनमें से कौन सा जो स्टेप्स हैं वो यहां पर लिया जाना चाहिए? बैंक फेसिंग डिस्ट्रेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। अगर बैंक के पास में यहां पर लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, अगर बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी है, तो ऐसे केस में बैंक एक डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन फेस करेंगे यहां पर। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा? यहां पर आरबीआई के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए कहता है बैंक इज इमीडिएटली शट डाउन विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। बी कहता है आरबीआई इन्फ्यूज कैश इनटू द बैंक इंश्योरिंग इट मीट्स इट्स ऑल द डिपॉजिट ऑब्लिगेशंस। सी बैंक इज डायरेक्टली मर्ज विद ए हेल्दियर बैंक बाय द आरबीआई। डी कहता है आरबीआई एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कमिंग टू एड ऑफ द डिस्ट्रेस बैंक। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस पॉइंट को भी, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, है ना, इस पॉइंट को लेकर भी हमारा डिस्कशन हुआ था। तो इसमें हमें कहां पर टिक करना है? यस, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? डी के ऊपर टिक करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया LOLR, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया LOLR लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर रोल प्ले करता है। तो आरबीआई क्या है? यहां पर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। तो ऐसे केस में अगर कोई ऑप्शन नहीं होता, यहां पर बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो यहां पर आरबीआई विल हेल्प, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प करेगा उस बैंक को। With the easing of most exchange control, how does RBI approach the exchange rate as part of its policy stance? अगर यहां पर मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल की बात करते हैं, उनको ईज करने की बात करते हैं, तो यहां पर हाउ डज आरबीआई अप्रोच द एक्सचेंज रेट एज पार्ट ऑफ इट्स पॉलिसी स्टेंस? तो आरबीआई एम्स टू स्ट्रिक्टली मेंटेन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बी कहता है आरबीआई सीक्स टू मॉनिटर एंड स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट। सी आरबीआई फोकसेस प्राइमरली ऑन इंश्योरिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स टू स्टेबलाइज द रूपी। एंड डी लिक्विडिटी सरप्लस और डेफिसिट इज ओनली फैक्टर आरबीआई यूजेस टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो यहां पर आरबीआई की तरफ से, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? विद द ईजिंग ऑफ मोस्ट एक्सचेंज कंट्रोल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर एंड स्टेबलाइज द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अगर यहां पर बहुत तेजी से जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो अप डाउन होता है, यानी रुपी अगर बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होता है या एप्रिशिएट होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कंट्रोल इट, आरबीआई यहां पर उसको कंट्रोल करने का काम करता है ना। मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है उसकी मनी जो उसकी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा, घटाने या बढ़ाने का जो आरबीआई है वो यहां पर काम करता है। तो इसमें हम कहां पर? बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, व्हाट प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीआरआर एसएलआर सर्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें सीआरआर एसएलआर क्या यहां पर रोल प्ले करता है? सीआरआर एसएलआर का क्या रोल है यहां पर? एबीसीडी में से किसके ऊपर टिक करें हम लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है? तो चाहे मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करूं या स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें। अच्छा, मुझे अभी कमेंट करके भी बताओ सीआरआर का अभी करंट रेट क्या है? सीआरआर का अभी जो करंट रेट है वो क्या है? करंट रेट क्या चल रहा है यहां पर? ठीक है, और एसएलआर का भी आप बताइए यहां पर अभी करंट रेट क्या चल रहा है? दोनों का ये भी कमेंट करके बताइए, सीआरआर और एसएलआर का करंट रेट क्या है अभी? तो आरबीआई के अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें सीआरआर एसएलआर में, तो क्वांटिटी टूल के तौर पर काम करता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? ये आरबीआई के क्वांटिटिव इंडिकेटर्स हैं, ये क्वांटिटिव टूल्स हैं। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका डायरेक्टली यहां पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आरबीआई जिस दिन से, है ना, आरबीआई जिस दिन से यहां पर इसको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, उसी दिन से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर आरबीआई 1% से सीआरआर या एसएलआर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, तो इकोनॉमी के अंदर 1 लाख करोड़ की मनी या तो आ जाती है या चली जाती है। 1% का इतना इफेक्ट आता है ना। 1% का कितना इफेक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर? या तो 1 लाख करोड़ मनी आ जाती है या 1 लाख करोड़ मनी यहां पर निकल जाती है। तो इंक्रीज डिक्रीज करने से इतना फर्क आता है। इसलिए आपने देखा होगा आरबीआई, है ना, बहुत 25 बेसिस पॉइंट, है ना, इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करता है यहां पर। उसके पीछे बड़ा यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे। एज पर दी मेंशन डिटेल, जो अभी हम बात कर रहे थे क्लास में,
उसके उसके हिसाब से इफ ए बैंक फेल्स टू मीट इट्स सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट, अगर कोई बैंक सीआरआर एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप नहीं कर पाता, सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट लाइकली, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या हो सकता है ऐसे केस में अगर कोई बैंक सीआरआर एसएलआर को मेंटेन ना करे। तो एबीसीडी में से हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से चूज करना है आपको। आज क्वेश्चंस उतने लेंदी नहीं हैं तो आप जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। आज तो फटाफट पढ़ लोगे क्वेश्चंस को और आंसर भी निकालते चले जाओगे। यस, तो भाई यहां पर बैंक विल अट्रैक्ट पेनल्टी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई की तरफ से उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगेगी और ऐसे केस में उस बैंक की जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज होती है, यहां पर रेपुटेशन खराब होगी। एक दिन मेंटेन ना करने पर, अगर एक दिन के लिए मेंटेन ना करें तो पेनल्टी बैंक रेट प्लस 3% चार्ज होगी यहां पर। अगर दूसरे दिन भी मेंटेन ना करें यहां पर तो ऐसे केस में बैंक रेट प्लस 5% हो जाएगी यहां पर। और जो थर्ड डे है, तीसरे दिन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल एक्शन लेता है उस बैंक के अगेंस्ट में, फिर यहां पर पेनल्टी नहीं लगाएगा, फिर यहां पर लीगल एक्शन लेगा, क्या करना है इस बैंक का। ठीक है, तो ये उसमें एप्लीकेबल होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज एक्सक्लूसिवली टू डिमांड एंड डिमांड लायबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन टाइम लायबिलिटीज। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 8 क्वेश्चन आज कराए हैं तो वो 8 क्वेश्चन के बारे में जो टॉपिक है आप पढ़ चुके हैं, उन 8 क्वेश्चन के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। अभी जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में, जो पेड क्लास है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट है ना। अगर इनका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट चल रहा है तो उसको यहां पर एक्सक्लूसिव टू डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है, जो डिमांड लायबिलिटीज है उसमें यहां पर रखेंगे, बट ये टाइम लायबिलिटीज में इट इज नॉट इंक्लूडेड, टाइम लायबिलिटीज का ये पार्ट नहीं होगा, उसमें नहीं रखेंगे इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम लायबिलिटीज विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स। यहां पर जब टाइम लायबिलिटीज की बात आती है तो उसमें जब गोल्ड डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसको लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली यहां पर डिफाइन करेगा, गोल्ड डिपॉजिट किस चीज को इंडिकेट करेगा यहां पर। एबीसीडी में से चूज कीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें। यस, तो यहां पर जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं आर इंक्लूडेड अंडर द टाइम लायबिलिटीज सिंस दे आर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया जाता है किसमें, टाइम लायबिलिटीज का पार्ट है, क्योंकि जो गोल्ड डिपॉजिट एक नया कॉन्सेप्ट आया था, एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था गोल्ड डिपॉजिट्स वाला, तो ये किसका पार्ट होगा, तो गोल्ड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड अंडर द टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज में इसको इंक्लूड करेंगे अगर वो डिमांड पर डिपॉजिट है ना, डिमांड पर पेबल नहीं है तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख ही रहे होंगे है ना, आपके सिलेबस से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं सारे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें।
हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वे सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए मेरे साथ में, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बात करेंगे उसका नाम है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, है ना। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, सॉरी, बीएफएम में ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस टॉपिक का जो एज है ना, ये जो टॉपिक है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, बीएफएम के मॉड्यूल ए इंटरनेशनल जो यहाँ पर बैंकिंग है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद में मॉड्यूल बी में भी इसका एडवांटेज है। मॉड्यूल सी में जो इनिशियल यूनिट्स है उसमें एडवांटेज आपको मिल रहा है। और यही टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं 9 PM पर, जो पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बीएफएम की जो पेड क्लासेस आपके पास 9 PM पर आ रही हैं उसमें यह टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, बीएफएम के यूनिट नंबर 23। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहां पर, अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं तो क्वेश्चन 1 ये कहता है कि व्हाई इज ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट क्रूशियल इन द बैंकिंग। क्यों जरूरी है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में, क्यों इसको मैनेज करने की जरूरत है, क्यों इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ए, बिकॉज इट फोकसेस सोनली ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। बी, because treasury is responsible only for balance sheet management and not market risk. C, because profits in the treasury are generated from market opportunities and there is inherent market risk at every step. D कहता है because treasury operations are always done with the approval of the management for each transactions. कौन से पॉइंट के ऊपर टिक करें, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी के ऊपर टिक करेंगे। यहां पर जो प्रॉफिट है ट्रेजरी में आर जनरेटेड फ्रॉम द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, तो ऐसे केस में देयर इज ए इनहेरेंट मार्केट रिस्क एट एवरी स्टेप। तो हर स्टेप पर, हर जगह यहां पर मार्केट रिस्क है। अगर मार्केट में जो प्राइसेस हैं अगर वो अप डाउन होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो सीधा सीधा जो इंपैक्ट है वो यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड, है ना, जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। तो कैपिटल लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं यहां पर। तो ऐसे केस में उसको मैनेज करके करना बहुत जरूरी है। तो बैंक को अपनी कैपिटल को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिस्क इन ट्रेजरी एंड रिस्क इन क्रेडिट बिजनेस ऑफ ए बैंक। अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का जो भी यहां पर क्रेडिट है ना, जो क्रेडिट रिस्क है बैंक में, और चाहे मैं बैंक में क्रेडिट रिस्क की बात करूं या यहां पर मार्केट रिस्क की बात करते हैं, तो डिफरेंस क्या है जो ट्रेजरी और रिस्क इन द क्रेडिट बिजनेस ऑफ द बैंक, दोनों के बीच में क्या अंतर आपको मिल रहा है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है यहां पर, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे इसको अलग करोगे आप, पहचानिए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए। यहां पर भी आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से देख लेना है और आंसर शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम रिस्क की बात करते हैं, ट्रेजरी एंड रिस्क इन द क्रेडिट बिजनेस ऑफ ए बैंक, तो ऐसे केस में इन द ट्रेजरी एन एडवर्स मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट कैन रिजल्ट इन डायरेक्ट लॉसेस ऑफ कैपिटल।
अगर ट्रेजरी में यहां पर क्या होता है, अगर हम ट्रेजरी बिजनेस की बात करते हैं बैंक की, अगर एडवर्स मूवमेंट देखने को मिलता है एक्सचेंज रेट में, अगर एक्सचेंज रेट का जो मूवमेंट है वो एडवर्स क्रिएट होता है यहां पर, तो उसकी वजह से बैंक की जो कैपिटल है वो डायरेक्टली लॉस हो सकती है। यहां पर बैंक की जो कैपिटल है वो डायरेक्टली यहां पर नुकसान में जा सकती है, बैंक अपनी जो कैपिटल है उससे हाथ धो सकता है यहां पर। तो ऐसे केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ट्रेजरी में इस रिस्क को मैनेज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, व्हाई आर ट्रेडर्स जनरली नॉट अलाउड टू होल्ड ओपन पोजीशन फॉर लॉन्ग इन ट्रेजरी बिजनेस। जो भी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेजरी बिजनेस में लंबे समय के लिए अपनी ओपन पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो उनको ये परमिटेड नहीं होता, उनको इस चीज की परमिशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती इस चीज की परमिशन उनको? ठीक है, इस चीज की परमिशन उनको क्यों नहीं मिलती है? तो ABCD में से चुनिए, पहचान लोगे अभी तो मुझे लगता है आप सभी पहचान लोगे क्यों नहीं उनको परमिशन मिलती है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। यस, तो यहां पर जो होल्डिंग ओपन पोजीशन इन लॉन्ग है ना, अगर लंबे समय के लिए ओपन पोजीशन को होल्ड करके रखा जाता है तो इसकी वजह से जो रिस्क ऑफ लॉसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं। यहां पर जो रिस्क ऑफ लॉसेस हैं वो यहां पर बढ़ सकते हैं, है ना, रिस्क ऑफ लॉसेस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि एज ए मार्केट रिएक्शन कैन बी ऑलमोस्ट, है ना, इंस्टेंटेनियस। जो मार्केट का रिएक्शन है वो यहां पर कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू रिएक्शन आता रहता है। यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग चलती रहती है यहां पर, और प्राइस का मूवमेंट या तो ऊपर की तरफ होगा या प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। यहां पर अप डाउन होता रहेगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं होता यहां पर, है ना। और ये काम तुरंत इंस्टेंट बेसिस पर होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है यहां पर। तो ऐसे केस में लंबे समय तक जो होल्ड करके पोजीशन रखना ये यहां पर अलाउ नहीं करते ट्रेडर को। ट्रेडर को हमेशा शॉर्ट टर्म में ही अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड टू मैनेज रिस्क इन द ट्रेजरी ऑपरेशंस। ट्रेजरी ऑपरेशंस में रिस्क को मैनेज करने का इनमें से कौन सा ये मेथड नहीं है, कौन सा है जो मेथड का काम नहीं करेगा? ऑप्शन ABCD में से चूज कीजिए, इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन A है, B है, C है या D है? इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें? ध्यान से देखिए और शेयर करते चलिए मेरे साथ में। यस, आंसर ओके, मेरे पास में कई आंसर आ रहे हैं, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है। तो यहां पर अनकरेजिंग ट्रेडर्स टू होल्ड ओपन पोजीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अभी इससे पहला जो हम बात कर रहे थे उसका अपोजिट बोल रहा है ये यहां पर। तो जो भी ट्रेडर्स हैं उनको लंबे समय के लिए पोजीशन को होल्ड करने के लिए मना किया जाता है यहां पर, है ना, उनको यहां पर मना करते हैं, उनको अनकरेज नहीं करते, है ना, उनको मना किया जाता है कि लंबे समय के लिए आप पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है, जो यहां पर बैलेंस आउट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस है ना, उसके लिए आप लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करेंगे यहां पर। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है यहां पर। एक्सपोजर सीलिंग दैट इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल दैट इज करेक्ट, अभी हमने बात की थी स्टॉप लॉस लिमिट दैट इज करेक्ट, लॉट साइज लिमिट दैट इज करेक्ट, है ना। ये तो सारे के सारे जो हैं वो मीजर हैं यहां पर, है ना, रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेजरी ऑपरेशंस में ये तो सारे अलाउ हैं, लेकिन इसकी तो कहीं भी बात नहीं हो। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस इन ट्रेजरी ऑपरेशंस। जो ट्रेजरी ऑपरेशन है उसमें फ्रंट ऑफिस का प्राइमरी रोल क्या है? यहां पर प्राइमरी रोल क्या प्ले करता है? ABCD में से चारों में से चूज कीजिए, A B C
डी। इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फ्रंट ऑफिस इन ट्रेजरी ऑपरेशंस? फ्रंट ऑफिस क्या रोल प्ले करता है? तो फ्रंट ऑफिस यहां पर का जो काम होता है, फ्रंट ऑफिस का काम है डील को एग्जीक्यूट करना, है ना। जो भी डील है उनको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो करता है यहां पर। जो भी काउंटर पार्टी बैंक्स हैं उनके साथ में जो डील है उनको एग्जीक्यूट करता है। परचेज या सेल करता है फॉरेन करेंसीज का, परचेज या सेल करता है सिक्योरिटीज का, लैंडिंग बोरिंग ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो सारे के सारे जो पॉइंट है इसमें आ जाते हैं यहां पर। ये सारे पॉइंट इसमें कवर होंगे, ठीक है। दीज पॉइंट्स, है ना, ये सारे पॉइंट इसका पार्ट है यहां पर। इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या कहता है? हाउ डज दी back office ensure the accuracy of the rates prices mentioned in the deal slip? Option A, by relying on the discretion of the chief dealer. B, by verifying against market rates noted from Reuters Bloomberg screens at regular intervals during the day. C कहता है by exclusively focusing on the bank's SLR requirements. D, by executing deals with counterparty banks directly. तो अगर हम किसकी बैक ऑफिस की बात करते हैं, हाउ डज द बैक ऑफिस इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द रेट्स एंड प्राइस मेंशन इन द डील स्लिप? तो यहां पर जो बैक ऑफिस है वो क्या करता है? जो भी यहां पर मार्केट के रेट्स नोटेड हैं उनको वेरीफाई करता है यहां पर र्यूटर जो ब्लूमबर्ग स्क्रीन है रेगुलर इंटरवल पर ड्यूरिंग द डे। उनके साथ में जो प्राइस है उनका वेरिफिकेशन करता चला जाता है यहां पर, ठीक है। तो जो भी यहां पर डील स्लिप क्रिएट होती है उसके साथ में, तो आंसर कौन सा होगा? बी। बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मिडिल ऑफिस इन द बैंक ट्रेजरी ऑपरेशंस? जो बैंक का ट्रेजरी का काम है, बैंक के ट्रेजरी में अगर आप देखोगे जो मिडिल ऑफिस है वो क्या रोल प्ले करता है? एग्जीक्यूट डील विद द काउंटर पार्टी बैंक्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज रिलेटेड टू foreign exchange risk management, investment management and liquidity management. Confirm account and settle the treasury deals. D, to directly report all the activities to the treasury head. तो यहां पर अगर हम किसकी मिडिल ऑफिस की बात करते हैं तो वो क्या करेगा? कंप्लायंस, जो भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज हैं किससे रिलेटेड? जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज हैं उसके साथ में जो कंप्लायंस है उनको इंश्योर करता है कि जो भी यहां पर फ्रंट ऑफिस या बैक ऑफिस जो भी काम कर रहा है यहां पर, है ना, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज को वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहां पर। इस चीज को इंश्योर करने का जो काम है वो किसका यहां पर रहता है? मिडिल ऑफिस का। मिडिल ऑफिस ये काम करेगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर द फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस फंक्शन टू बी सेग्रीगेटेड इन ट्रेजरी ऑपरेशंस? जो फ्रंट ऑफिस है और बैक ऑफिस के जो फंक्शन है उनको अलग करके रखना चाहिए। फ्रंट ऑफिस और जो फ्रंट ऑफिस है उसको बैक ऑफिस के साथ में मिसमैच नहीं करना चाहिए यहां पर। दोनों को अलग करके रखें, दोनों के मैनेजर अलग होने चाहिए। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर? तो एबीसीडी में से कौन सा है जो हम यहां पर चूज करें? तो एबीसीडी में से अगर आप देखोगे तो इसमें आप चूज करेंगे बोथ ऑफिस, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करें यहां पर अपने रेस्पेक्टिव हेड को, मैनेजर को यहां पर, है ना, सो दैट जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करें यहां पर, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके यहां पर। मैं सही हूं तुम गलत हो, तुम गलत हो मैं सही हूं, यहां पर मैंने सही ट्रेड किया है, तुम यहां पर गलत वेरीफाई कर रहे हो उसको, है ना, यहां से नहीं वहां से वेरीफाई करना है ना। तो इस तरीके बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उनको मिनिमाइज करने में यहां पर दोनों ऑफिस को अलग कर रखें, है ना। मेकर अलग होना चाहिए, चेकर अलग होना चाहिए, यहां पर दोनों को एक साथ मिक्स ना करें यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्पोजिंग ट्रेडिंग लिमिट ऑन डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज? जो भी यहां पर फॉरेन एक्सचेंज है या जो सिक्योरिटीज है, अगर उसमें कोई ट्रेडिंग हो रही है तो उसके लिए जो डीलर्स की ट्रेडिंग लिमिट है वो सेट कर दी जाती है कि कोई भी ट्रेडर, है ना, अगर डील करेगा तो उसकी ट्रेडिंग लिमिट इतनी है। मान लीजिए 500 करोड़ है, 50 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है यहां पर।
तो उसकी जो ट्रेडिंग लिमिट है वो सेट कर दी जाती है कि भाई इतनी ही आपकी ट्रेडिंग लिमिट है, आप इसमें डील करोगे, है ना, प्रॉफिट करो लॉस करो, आपकी रेंज यही है यहां पर। तो इसमें से कौन सा है चारों में से जो हम जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, इनमें से किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इसका? यस, तो यहां पर प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड और कंटेन पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू सडन मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर मार्केट में यहां पर एकदम से फ्लक्चुएशंस आती हैं, मार्केट में प्राइस अप डाउन होते हैं बहुत तेजी से, तो ऐसे केस में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जा सके, प्रिवेंट कर सके यहां पर, है ना, जो भी यहां पर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लॉस होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर किसी डीलर के पास में ज्यादा लिमिट होगी तो वो यहां पर शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बड़ी अमाउंट में कर सकता है। प्राइस नीचे जा रहा है तो वो यहां पर और नीचे के प्राइस में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता है ना, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता चला जाएगा, और प्राइस का कभी नहीं पता होता कहां रुकेगा जाकर। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा जो लॉस है वो यहां पर हो सकता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, हाउ इज द एग्रीगेट पोजीशन लिमिट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड कैलकुलेटेड। जो एग्रीगेट पोजीशन लिमिट है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे पोजीशन लिमिट को। तो यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा ये, है ना, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो भाई यहां पर ट्रांसलेटिंग करेंसी वाइज नेट पोजीशन, ठीक है, यूएसडी एट द डे एंड रेट एंड देन कन्वर्टिंग इनटू रुपीस। अगर हमने यूएस डॉलर में ट्रेड की है तो नेट पोजीशन क्या है, बाई पोजीशन है, सेल पोजीशन है, और डे एंड का रेट क्या है, फिर उसका रुपी में कन्वर्जन करेंगे, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है आप सभी को। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लो सभी को ऑडिबल है, आवाज आ रही है। चलिए, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिस टॉपिक का हमारा डिस्कशन चल रहा है, ये है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, है ना। किसको लेकर? रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, बीएफएम आरबीडब्ल्यूएम का पेपर नजदीक आ गया है तो इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी में ज्यादा आ गया है। तो ये हम बीएफएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाम भी दोनों के एक जैसे ही पढ़ते हैं। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट नंबर 23, ठीक है। तो यूनिट नंबर 23 है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जो टॉपिक आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेजरी, है ना, यहां पर ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको कई जगह काम आएगा, ये टॉपिक आपको कई जगह काम आने वाला है।
एंड कई जगह यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसे मॉड्यूल ए में भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका जो बेनिफिट है आपको मॉड्यूल बी में भी मिलेगा, मॉड्यूल सी में मिलेगा, मॉड्यूल डी में मिलेगा। तो चारों मॉड्यूल में इसका जो फायदा है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गैप लिमिट इन फॉरवर्ड पोजीशन इन एक्सचेंज ट्रेडिंग। तो अगर हम एक्सचेंज यहां पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है उसमें अगर हम गैप लिमिट की बात करते हैं फॉरवर्ड पोजीशन में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ना, फाइंड कीजिए, बताइए इनमें से किसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे, कौन सा है जो हमारे आंसर को सही बताएगा यहां पर, है ना, जो हमारे आंसर के बारे में बिल्कुल सही बताएगा। इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द डील, है ना, जो डील है वहां से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल किया जा सके। ठीक है, बी है टू मैनेज द एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड विद द स्वैप डील। सी कहता है टू कैप द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड पोटेंशियल एडवर्स मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड। और डी कहता है टू मैच द परचेज एंड सेल प्राइस ऑफ द डिफरेंट पोजीशन। इनमें से किसके कहां टिक करें, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो सी होगा, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर है वो कौन सा, सी के ऊपर टिक कर देंगे, टू कैप द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड पोटेंशियल एडवर्स मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, और मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी सही बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू द पोजीशन लिमिट। तो जो भी यहां पर पोजीशन लिमिट होगी, पोजीशन लिमिट को लेकर जब कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात आएगी, कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो कैपिटल इज मेंटेन एट 6 टाइम ऑफ द बैंक्स कैपिटल। बी कहता है कैपिटल इज बेस्ड ऑन दी सोनली ऑन NOOPL यानी नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट। सी कहता है कि जो कैपिटल है दैट इज मेंटेन एट 9% और हायर ऑफ द NOOPL लिमिट या आउटस्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट डेट्स। वहीं पर सी कहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड बाय द AGL एग्रीगेट गैप लिमिट फॉर ईच इंडिविजुअल डील, यहां पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो कैपिटल है, कैपिटल इज मेंटेन एट 9%, कैपिटल को यहां पर 9% मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी यहां पर NOOPL की जो लिमिट है यानी नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट, या जो भी यहां पर आउटस्टैंडिंग पोजीशन होगी बैलेंस शीट डेट में, उसकी 9% जो कैपिटल है वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। चलिए उसके बाद में बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये क्या कहता है, वाई आर स्टॉप लॉस लिमिट इंप्लीमेंट इन ट्रेडिंग ऑपरेशंस। ट्रेडिंग ऑपरेशंस में स्टॉप लॉस लिमिट को क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, क्यों जरूरी है यहां पर स्टॉप लॉस लिमिट, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, यहां पर क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। जो प्रॉफिट पोटेंशियल है हर डील में उसको मैक्सिमाइज कर सके, जो डीलर है टू प्रोवाइड डीलर्स विद ए इंडेफिनिट वेटिंग पीरियड फॉर द मार्केट करेक्शंस, है ना, कि मार्केट करेक्शन के लिए यहां पर इंडेफिनिट जो पीरियड है वो मिल जाए डीलर को, और जब भी यहां पर पोजीशन प्रॉफिटेबल हो वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें यहां पर। टू इंश्योर दैट मार्केट करेक्शंस ऑलवेज अकर एज एंटिसिपेटेड। डी टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस टू ए लेवल एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिंग इंडेफिनिट वेटिंग फॉर द मार्केट टर्न अराउंड। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें। तो जो स्टॉप लॉस लिमिट है,
स्टॉप लॉस लिमिट के लिए जो भी यहां पर लिमिट पोटेंशियल लॉसेस हैं उसको जो भी लॉस होने के चांसेस है, जो भी लॉस होने के नुकसान है ना, नुकसान होने के चांसेस है, उसको उसकी लिमिट सेट कर सकें, उसको लिमिट किया जा सके। यहां पर बैंक कितना रिस्क बियर कर सकता है, ठीक है, बैंक का एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ, है ना, जो टू लेवल द एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक्सेप्टेबल लेवल क्या है यहां पर लॉसेस को लेकर, उतनी जो लिमिट है उसको सेट करेगा यहां पर स्टॉप लॉस लिमिट से। तो जब उस उस लॉस लेवल पर पहुंचेंगे तो यहां पर डीलर को अपनी जो पोजीशन है उसको यहां पर जो भी अपनी नेट पोजीशन है उसको जीरो करना पड़ेगा, यानी अपनी जो ट्रेड है उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अगर बाई किया है तो सेल करना पड़ेगा, किया हुआ तो बाई करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यहां पर बराबर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यहां पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, हाउ इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर मैं किसकी बात करूं, जो यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है, जब हम किसकी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट इन द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग वो डिफरेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। कैसे, ऑप्शन ए बी सी डी में से टिक कीजिए, ए बी सी डी में से कौन सा है जो चूज करेंगे हम लोग यहां पर। ध्यान से पढ़ते चलिए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए कि भाई इसमें हमें कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर टिक करना चाहिए। हाउ इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट इन द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग डिफरेंट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहां पर तो अगर हम स्टॉप लॉस लिमिट की बात करते हैं इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, दीज आर कंट्रोल यूजिंग रिस्क मीजर्स, है ना, जो रिस्क मेजरमेंट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वार का यूज कर रहे हैं, वैल्यू एट रिस्क का यूज किया जा रहा है, ड्यूरेशन का यूज कर रहे हैं यहां पर, ड्यू टू लार्जर एंड इरेगुलर जो प्राइस मूवमेंट है उसको यहां पर ट्रैक किया जा सके, ठीक है। तो कौन सा, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सपोजर लिमिट विद इन द बैंक ट्रेजरी। अगर हम यहां पर बैंक ट्रेजरी में एक्सपोजर लिमिट की बात करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है यहां पर, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोजर लिमिट विद इन ए बैंक ट्रेजरी। ऑप्शन ए कहता है टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द बैंक, बी कहता है टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम बोथ क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, सी कहता है टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन अकर इन दी डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मोड, डी कहता है टू प्रमोट लैंडिंग सरप्लस टू ए सिंगल बैंक फॉर सिंप्लीफिकेशन। यहां पर है ना, इसमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग। तो अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं एक्सपोजर लिमिट को विद इन द बैंक ट्रेजरी तो आंसर हो जाएगा, तो बैंक के जो यहां पर क्रेडिट रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क, उन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, उन दोनों के दोनों को यहां पर प्रोटेक्ट करते हुए चले, ठीक है, क्रेडिट रिस्क एज वेल एज यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क कब होगा, अगर यहां पर सेटलमेंट पर सामने वाली पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती या डिलीवरी नहीं देती है, काउंटर पार्टी रिस्क होगा। क्रेडिट रिस्क कब होगा यहां पर, अगर बैंक ने मनी मार्केट में किसी दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहां पर लेंडिंग किया है और वो बैंक यहां पर डिफॉल्ट कर जाता है तो वहां पर क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाएगा। तो ट्रेजरी में भी क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जो मेजर रिस्क है वो मार्केट रिस्क होता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेटलमेंट रिस्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेजरी। अगर हम ट्रेजरी की बात करते हैं तो ट्रेजरी में यहां पर जो सेटलमेंट रिस्क है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, पढ़िए ध्यान से और मेरे साथ में शेयर करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, है ना, इनमें से कौन सा है जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा सेटलमेंट रिस्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेजरी। ऑप्शन ए कहता है इट पर्टेन्स टू द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस इन द रेपो ट्रांजेक्शंस, B, it arises from the possible failure of the counterparty to deliver and settle their part of the transactions. C, it focuses on the potential default of a borrowing bank in repaying a loan. And D, it is the risk of lending all surplus to just one or few banks। यहाँ पर ठीक है, तो इसमें हम किसके ऊपर, यहाँ पर B के ऊपर टिक कर देंगे, B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इसमें हम B के ऊपर टिक करेंगे
तो इट अराइजेस फ्रॉम द पॉसिबल फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी, है ना, जो भी यहां पर काउंटर पार्टी है उसके जो भी यहां पर पॉसिबल फेलियर हैं टू डिलीवर और सेटल देयर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वहां से ये अराइज होता है, वहां से निकल कर आएगा, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए यहां पर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग एक्सपोजर लिमिट फॉर काउंटर पार्टीज इन द बैंक, है ना, अगर हम किसकी बात करें, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड सेटिंग एक्सपोजर लिमिट फॉर काउंटर पार्टीज इन द बैंक्स, वो कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है टू इंक्रीज द बैंक्स रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, बी कहता है टू इंश्योर बिजनेस इज कंसंट्रेटेड विद ए फ्यू वेल स्टेब्लिश्ड काउंटर पार्टीज, सी कहता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द डिफॉल्ट्स स्पेशली व्हेन द डीलिंग अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स और विद वेरियस फाइनेंशियल एंटिटीज, डी कहता है टू इंश्योर ऑल द ट्रांजेक्शंस हैपन विद इन द सेम टाइम जोन फॉर द कंसिस्टेंसी। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दी एक्सपोजर लिमिट को सेट करने के लिए, कि जो भी यहां पर काउंटर पार्टीज हैं बैंक्स में, उनके लिए एक्सपोजर लिमिट को यहां पर सेट करो, एक्सपोजर लिमिट को है ना डिफाइन करते चलो, तो सो दैट यहां पर जो भी रिस्क एसोसिएटेड है ना, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट किया जा सके यहां पर, कि अगर भाई सामने वाली जो पार्टी है एक्सपोजर में अगर डिफॉल्ट करती है यहां पर, ठीक है, तो डिफरेंट टाइम जोन में डील कर रहे हैं या वेरियस फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ में यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है यहाँ पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच ऑफिस विद इन ए बैंक इज चीफली रिस्पॉन्सिबल by ensuring treasury compliance with the exposure limit, है ना, फ्रंट ऑफिस, एक्सटर्नल रेगुलेटरी ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, कंप्लायंस ऑफिस, कौन सा ऑफिस है यहां पर, इसमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें हम लोग? तो अगर हम किसकी बात करते हैं, तो यहां पर बैक ऑफिस और जो मिड ऑफिस है, ठीक है, बैक ऑफिस मिड ऑफिस हैंडल द इंटरनल ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो भी इंटरनल ऑपरेशंस हैं और रिस्क मैनेजमेंट हैं, दीज आर ऑल्सो हैंडल्ड, है ना, बाय दी बैक ऑफिस और मिड ऑफिस। तो बैक ऑफिस जो मिड ऑफिस है वो यहां पर, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कि जो ट्रेजरी के कंप्लायंस हैं एक्सपोजर लिमिट में, उसको इंश्योर करना, उसको यहां पर अप्लाई किया जा सके। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मार्केट रिस्क, इनमें से कौन सा है जो मार्केट रिस्क को डिस्क्राइब करेगा, मार्केट रिस्क के बारे में बताएगा, एबीसीडी में से कौन सा है? तो मार्केट रिस्क के बारे में तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट रिस्क के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये यूनिट इजी भी है, ये यूनिट अगर आप देखोगे आसान है, ये यूनिट इतनी ज्यादा टफ नहीं है ना, इजीली आप आंसर निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक दो बार थ्योरिकल पार्ट में नजर घुमाओगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अगर यहां पर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट आता है ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज, अगर यहां पर सिक्योरिटीज के प्राइसेस में चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होता है, एक्सचेंज रेट या कमोडिटी के जो प्राइस है अगर उसमें चेंज होता है, उसमें बदलाव होता है, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा वो होगा यहां पर मार्केट रिस्क। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्केट रिस्क, इनमें से कौन सा है जिसको, इनमें से कौन सा है जो यहां पर मेन कंपोनेंट में नहीं आएगा, ठीक है, मार्केट रिस्क का पार्ट नहीं है, मार्केट रिस्क में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इक्विटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है या करेंसी रिस्क है, यहां पर इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो होगा यहां पर क्रेडिट रिस्क। जो क्रेडिट रिस्क है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट रिस्क, अदरवाइज इक्विटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, ये तीनों के तीनों यहां पर मार्केट रिस्क का पार्ट रहते हैं। तो कितना स्कोर किया है भाई आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, कितना स्कोर है आपका वो आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को गुड इवनिंग। एंड जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो ठीक है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट यूनिट नंबर 23 है ना, BFM की बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ना, ये यूनिट नंबर 23 है जिसकी हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। एंड इसको लेकर जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर आपके लिए आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हमने कवर किया है CIB के महापैक में। तो जिनके पास में CAIB का महापैक है तो वो इन क्वेश्चन है ना, इसको बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहां पर ये टॉपिक कवर किया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिनके पास में CIB का महापैक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसको आप जरूर ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम 9 PM पर डेली बेसिस पर जो पेड क्लासेस हैं वो कवर करवा रहे हैं एंड उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करते हैं। क्योंकि एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ना बहुत मुश्किल होता है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना 2 3 4 ही हो पाते हैं, क्योंकि पूरा समय ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में निकल जाएगा। तो ऐसे केस में CIB का महापैक 2.0 कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगा 9 PM पर जो क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इस क्वेश्चन को, बताइए। क्योंकि ये अभी जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वही पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको क्लास में करवाए जा चुके हैं। When discussing bonds that may be traded in the market, which of the following is accurate regarding their price? अगर यहां पर बॉन्ड के प्राइस को ध्यान में रखें, ठीक है, अगर बॉन्ड के प्राइस को ध्यान में रखा जाए तो बॉन्ड के प्राइस को ध्यान में रखते हुए है ना, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है बॉन्ड्स आर ऑलवेज ट्रेडेड एट देयर पार वैल्यू। बी, ट्रेडिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। सी कहता है बॉन्ड्स में बी ट्रेडेड एट ए डिस्काउंट और ए प्रीमियम इन्फ्लुएंस बाय द इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स इन द मार्केट। डी, ट्रेडिंग प्राइस ऑफ ए बॉन्ड इज सोनली बेस्ड ऑन इट्स कूपन रेट एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट। तो मार्केट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता यहां पर। क्या लगता है आपको? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? जो बॉन्ड्स हैं है ना, अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड में बी ट्रेडेड एट डिस्काउंट और प्रीमियम। बॉन्ड आपको डिस्काउंट पर भी मिल जाएंगे, आपको प्रीमियम पर भी मिल जाएंगे। यहां पर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर, उससे इसके बारे में पता चलेगा। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड ऑफ ए बॉन्ड एंड इट्स प्राइस। जो यहां पर बॉन्ड का प्राइस होता है और बॉन्ड का यील्ड है, उनके बीच में इनमें से कौन सा है जो रिलेशन को इंडिकेट करेगा? यहां पर ABCD में से किसके ऊपर टिक करें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा है यहां पर, है ना, इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? ध्यान से पढ़िए और शेयर करते हुए चलिए। ये भी हमने डिस्कशन किया था, आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में। तो अगर बॉन्ड का यील्ड इंक्रीज होता है, बॉन्ड का यील्ड बढ़ता चला जाता है तो प्राइस डाउन होता चला जाएगा, प्राइस कम होता चला जाएगा। और अगर प्राइस कम होता है तो इट मींस जो यहां पर जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन होती है। दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे, दोनों के बीच में क्या होती है? अपोजिट रिलेशन होती है। यील्ड एंड प्राइस ऑफ ए बॉन्ड मूव इन इनवर्स proportion if the yield fall bond price rise and vice versa। अगर यील्ड डाउन हो जाता है यानी रिटर्न जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो फॉल करता है, डाउन जाता है, तो बॉन्ड का प्राइस राइज करेगा यहां पर, है ना, या दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे यहां पर।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द ड्यूरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम यहां पर बॉन्ड्स की जब बात कर रहे हैं उसमें ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन किस चीज को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए कहता है ड्यूरेशन इज सिंपली द बैलेंस मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। बी कहता है ड्यूरेशन इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सी ड्यूरेशन इज वेटेड एवरेज मेजर of the life of a bond considering the time of receipt or each cash flow weighted by its present value. D duration refers to the periodicity of coupon payment of a bond and does not consider interest rates. कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इज ए वेटेड एवरेज मेजर ऑफ लाइफ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, कंसीडरिंग द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश फ्लो, है ना। ये एक टाइम को इंडिकेट करता है, एक टाइम को बता रहा है कि जिसमें जो यहां पर कैश फ्लो का वेटेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से कंपैरिजन करते हुए उसमें रिसीव हो जाएगा, यहां पर कितने टाइम पीरियड में रिसीव हो जाएगा यहां पर, यानी जो प्राइस पे किया है वो प्राइस कितने समय में रिकवर हो जाएगा यहां पर, वो ड्यूरेशन इंडिकेट करेगा, ड्यूरेशन बताएगा उसके बारे में, ठीक है। तो हम किस में यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, व्हाट डज द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड इंडिकेट रिगार्डिंग इट्स सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंज। अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है यहां पर, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट क्या आएगा, डायरेक्टली असर क्या पड़ेगा यहां पर। अगर हम डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करते हैं तो व्हाट डज द ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इंडिकेटिंग रिगार्डिंग सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। यहां पर अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, इंटरेस्ट रेट में बदलाव आते हैं यहां पर, तो शॉर्टर द ड्यूरेशन मोर सेंसिटिव द बॉन्ड प्राइस इज टू बी इंटरेस्ट रेट चेंज। बी ड्यूरेशन हैज नो रिलेशन टू द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। सी longer the duration greater is the sensitivity of bond price to change in interest rates. डी कहता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड रिमेन्स कांस्टेंट irrespective ऑफ इट्स सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। यहां पर तो इसमें हमारा जो आंसर है कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर है। लोंगर द ड्यूरेशन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन लोंगर होगा, जितना ज्यादा ड्यूरेशन का टाइम है ना बड़ा होगा यहां पर, तो जो सेंसिटिविटी है उतनी ही ज्यादा होगी यहां, है ना, बॉन्ड प्राइस की। जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, मार्केट रेट में है ना, मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता जाएगा यहां पर, तो उसके प्राइस के ऊपर उतना ही हाई इंपैक्ट आएगा, है ना, और ड्यूरेशन उतना ही यहां पर, ड्यूरेशन के ऊपर उतना ही इंपैक्ट आएगा यहां पर। सी के ऊपर टिक करेंगे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर, हाउ कैन ए ट्रेजरर इम्यूनाइज ए बॉन्ड पोर्टफोलियो फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क इफ दे हैव ए टारगेट होल्डिंग पीरियड ऑफ 2 years। अगर यहां पर ट्रेजरी का, है ना, अगर यहां पर जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी टारगेट कर रहा है कि हम 2 साल तक यहां पर होल्ड करके रखेंगे बॉन्ड को, हमारा बॉन्ड पोर्टफोलियो है उसमें, उस बॉन्ड पोर्टफोलियो को हम 2 साल तक होल्ड करके रखेंगे। तो ऐसे केस में जब बॉन्ड पोर्टफोलियो में जो भी यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको इम्यूनाइज कैसे करेंगे, यानी मिनिमाइज कैसे करेंगे, है ना, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको यहां पर एक तरीके से मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं। तो मिटिगेट कैसे किया जाएगा यहां पर, ऑप्शन ए कहता है बाय इंश्योरिंग द एवरेज यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 2%, बाय परचेजिंग ओनली जीरो कूपन बॉन्ड विद ए मैच्योरिटी ऑफ 2 years, बाय इंश्योरिंग द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज कंसिस्टेंटली इक्वल टू 2 years even if it is means frequently reshuffling the bond in the portfolio, and D by limiting the bond price to those with exactly 2 years to maturity। यहां पर तो यहां पर इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा, इंश्योरिंग एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो दैट इज कंसिस्टेंटली इक्वल टू 2 years। तो यहां पर जो एवरेज ड्यूरेशन है बॉन्ड पोर्टफोलियो का, वो यहां पर कंसिस्टेंटली कम से कम 2 साल का होना चाहिए, इवन इफ इट इज, है ना, अगर हम यहां पर अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को रीसफल भी कर रहे हैं, यानी कुछ बॉन्ड सेल कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, अगर रीसफल भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे केस में भी इट शुड बी इक्वल टू 2 years। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। हाउ डज मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्रोवाइड इनसाइट इनटू प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड। यहां पर जो भी प्राइस
सेंसिटिविटी है बॉन्ड की, उसमें जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, किस बारे में बताएगा यहां पर। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें। इन चारों में से पहचानिए किसके ऊपर टिक किया जाए, कौन सा हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा यहां पर। कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, करेक्ट आंसर को हमारे बताएगा यहां पर। तो अगर हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात करते हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए बॉन्ड। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन रिप्रेजेंट द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए बॉन्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन द यील्ड लेवल, है ना, यील्ड लेवल पर, ठीक है। जो मॉडिफाई रिप्रेजेंट है वो इसको प्राइस सेंसिटिविटी को ऑफ ए बॉन्ड पर यूनिट ऑफ द चेंज इन द यील्ड लेवल व्हेन मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन द यील्ड, है ना, ये बताता है। इट गिव्स द प्रोबेबल परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस, जो बॉन्ड का प्राइस है उसमें, है ना, प्रोबेबल चेंजेस क्या हो रहा है यहां पर, प्रोबेबल बदलाव क्या हो रहे हैं यहां पर, उसको ये इंडिकेट करेगा, उसको बताएगा, ठीक है। एंड जो भी प्रोबेबल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी प्रोबेबल बदलाव हो रहे हैं यहां पर, उसका इंपैक्ट क्या आएगा वो किससे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन से पता चलेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन उसके बारे में डिफाइन करेगा यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे पॉइंट आज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट हमने बताए हैं यहां पर, है ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं आज डिटेल में डिस्कस हुए हैं। तो अगर किसी को, आप में से किसी को क्लास छूट गई है, अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देखी है, तो सीआईबी के महापैक में वो क्लास अवेलेबल है। तो जिनके पास में सीआईबी का महापैक 2.2 है, उसमें ये सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं यहां पर, ठीक है। तो उसमें देख लेना उस क्लास को, जो 9 PM पर पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जिनके पास में महापैक नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और वहां से उन क्लासेस को देख लीजिए। In the context of bank's balance sheet, what does the duration gap signify? ड्यूरेशन गैप किसके बारे में बताएगा यहां पर। तो ड्यूरेशन गैप इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द सेंसिटिविटी ऑफ बैंक प्रॉफिट्स टू चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, है ना। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में जो भी यहां पर चेंजेस होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में जो भी बदलाव होता है, तो उसकी बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है इसमें, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है यहां पर। एंड दिस इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो भी यहां पर बैंक के पास में एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनके जो ड्यूरेशन है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उनके बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, उससे ये डिराइव रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा यहां पर। यानी जो एसेट्स का मैच्योरिटी पीरियड है, जो लायबिलिटीज का मैच्योरिटी पीरियड है, उनके बीच का जो गैप आएगा, है ना, उसके साथ में ये डिराइव करेगा यहां पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। व्हाट आर द डेरिवेटिव्स प्राइमरीली यूज, है ना, व्हाट आर द डेरिवेटिव प्राइमरीली यूज फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस। जो भी यहां पर ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस हैं, उसमें कौन से डेरिवेटिव यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से टाइप के डेरिवेटिव यूज करते हैं। डेरिवेटिव में कई तरह के जो डेरिवेटिव्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं यहां पर, है ना। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें यहां पर, बताओ चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें। तो जब भी हम व्हाट आर द डेरिवेटिव प्राइमरी यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस, तो यहां पर जो ट्रेजरी ट्रांजेक्शंस हैं उसमें मार्केट रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं यहां पर, एंड जिससे बैंक अपनी जो बैलेंस शीट का रिस्क है उसको भी मैनेज कर सके। असिस्ट इन मैनेजिंग बैलेंस शीट रिस्क, बैंक अपनी बैलेंस शीट का जो रिस्क है उसको मैनेज कर सके यहां पर। एंड डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो डिफरेंट टाइप के जो डेरिवेटिव्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं यहां पर, उनका यूज किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे यहां पर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ कैन एक्सचेंज रेट रिस्क बी मैनेज यूजिंग डेरिवेटिव। तो अगर यहां पर एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करना है तो कौन से टाइप का डेरिवेटिव इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे यूज करेंगे उस डेरिवेटिव का। बाय डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन अंडरलाइंग कमोडिटी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बाय स्वैपिंग द कमोडिटी फॉर अनदर वन ऑफ इक्वल वैल्यू,
सी बाय एंटरिंग इनटू ए फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट और ऑन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। डी कहता है बाय कन्वर्टिंग द एसेट इनटू कैश एंड वेटिंग फॉर द फेवरेबल एक्सचेंज रेट्स। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर एक फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे यहां पर, या एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बैंक एंटर करेगा। ठीक है, जो भी हमारी अगर इधर प्लस वाली पोजीशन है तो दूसरी साइड में माइनस वाली पोजीशन बना लेंगे, डेरिवेटिव का यूज करते हुए माइनस वाली पोजीशन बना लेंगे, और अगर इधर माइनस में पोजीशन है तो उधर प्लस में कर लेंगे। तो इससे क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट रिस्क को यहां पर मैनेज कर लिया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 10। Why is ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट कंसीडर क्रूशियल? क्यों इंपोर्टेंट है यहां पर? तो ये तो आई थिंक स्टार्टिंग में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है बैंक के लिए, क्यों जरूरी है यहां पर, क्यों इतना इंपोर्टेंट है? क्योंकि भाई जो ट्रेजरी है वो बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करता है, ट्रेजरी ज्यादा लिवरेज का इस्तेमाल करता है, तो ट्रेजरी का जो लिवरेज रेशियो है वो काफी हाई होता है यहां पर, यानी कम कैपिटल में ज्यादा ट्रांजैक्शंस करता है, ज्यादा वॉल्यूम में बिजनेस करता है यहां पर। तो अगर रिस्क अराइज होता है यहां पर तो लॉस भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। तो एडवर्स मार्केट मूवमेंट इन ट्रेजरी कैन टू लीड इंस्टेंट लॉसेस यहां पर, और जो हाई लिवरेज है लॉसेस कैन बी डिसप्रोपोर्शनेट टू दी कैपिटल यूज्ड यहां पर। तो पूरी की पूरी जो कैपिटल है वो खत्म हो सकती है एक झटके में यहां पर। तो इसलिए ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक के लिए यहां पर। तो दीज आर दी थ्योरिकल क्वेश्चंस। जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा थ्योरिकल टॉपिक ही है, पूरा का पूरा थ्योरिकल टाइप टॉपिक है। तो उस थ्योरिकल टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, तो कितना स्कोर है आप सभी का इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम क्लास में कवर कर चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कितना स्कोर किया है आप सभी ने मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ ये जो बीएफएम की पेड क्लासेस हैं, बीएफएम की जो पेड क्लासेस हैं वो हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 9 PM पर। डेली आपके पास में 9 PM पर क्लास आ रही है, और ये जो 9 PM पर डेली क्लास आपके पास आएगी इसका बेनिफिट उठाएं, इसका फायदा उठाएं। वहां पर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कल हम यूनिट नंबर 24 शुरू कर रहे हैं, कल हम यूनिट नंबर जो 24 है यूनिट नंबर 24 आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो उस यूनिट की प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप, है ना, उस यूनिट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो सिंपली क्या करना है, ये जो कल यूनिट नंबर 24 की क्लास है आपको कहां मिलेगी, तो सीआईबी के महापैक में मिलेगी। सीआईबी का महापैक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या एक और मेथड से आप पहुंच सकते हैं सीआईबी के महापैक तक। सिंपली आप क्या कीजिए, गूगल में सर्च कर लो अड्डा 24/7। गूगल में जैसे ये सर्च करोगे, ठीक है, आप आ जाएंगे adda247.com पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में एग्जाम कैटेगरी में जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक कर लो। जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर कहां क्लिक कर लीजिए, सीआईबी जून 2024 के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मंजिल बैच, एम बैच, जीत बैच, है ना, नए नए बैच आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे महापैक में, है ना, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले रिवीजन पर्पस के लिए जो बैच आएगा वो भी आपको यही मिल जाएगा सीआईबी के महापैक 2.0 में। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। सिंपली आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, 3-4 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। स्पेशल कोड है Y195, इसका यूज करना है। ये कोड आपको टाइप करना है Y195, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। मोर देन 25,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 325 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको adda247 एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहां पर कॉइन्स आएंगे, कॉइन्स के ऊपर टिक कर लीजिएगा, तो 324 रुपीज आपके कम हो जाएंगे। तो अप्रोक्स 6500 रुपीज में सीआईबी का महापैक 2.0 कंप्लीट आपको मिल जाता है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। यहां से आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।